हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीसी स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है गजानंद। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे क्लास 11th क्लास 12th की फिजिक्स व केमिस्ट्री के वीडियोस अवेलेबल है। यदि आपने उनको नहीं देख रहे हैं तो उनको देखिए। बिल्कुल जो मैटर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो 12th और 11th के साथ साथ आप उनसे नीट और जेईई एक्स ग्रुप बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम यानी मैं जो है यहाँ पे आपको फिजिक्स क्लास 12th के लिए हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, जिसमें हम पहली यूनिट है स्थिर वैद्युत की, वो हम स्टडी कर रहे थे और उसमें पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है और उनके गुणधर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4-5 इस पर ये डेरिवेशन जैसे पहले चैप्टर में तो है ही, फिर एक 8 के चैप्टर में भी डेरिवेशन इसी पर बेस्ड है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक सा बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं वो आपको नहीं पता चलेगी, तो रट भले ही लोगे आप, लेकिन आपको वो बातें नहीं समझ में आएगी। तो आगे जब कोई कंपटीशन एग्जाम देने बैठोगे तो इसके निश्चित क्वेश्चन आते हैं। ये केमिस्ट्री के अंदर से भी टॉपिक है, केमिस्ट्री से रिलेटेड भी टॉपिक है। तो शुरू करते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले हम मतलब समझते हैं कि द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, डाइपोल का मतलब क्या होता है। तो द्विध्रुव, द्वि यानी तो द्वि का मतलब हो गया दो, ध्रुव का मतलब हो गया ध्रुव। ध्रुव का मतलब हो गया जैसे पृथ्वी में दो ध्रुव होते हैं, पृथ्वी जो है उसमें दो ध्रुव है, एक तो उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव है। और ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव मिल नहीं सकते, इनके बीच में जो है वो एक निश्चित दूरी है, निश्चित दूरी है। तो दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ऐसे ही त्रिध्रुव भी बन सकता है, त्रिध्रुव। इंग्लिश में द्विध्रुव को बोलते हैं डाइपोल। तो डाई यानी दो, पोल यानी ध्रुव। त्रिध्रुव को क्या बोलेंगे, ट्राइपोल। त्रि यानी तो ट्राई यानी तीन, पोल यानी ध्रुव। तो त्रिध्रुव भी हो सकता है, चतुर्थ ध्रुव भी हो सकता है, लेकिन अभी हम किस पर फोकस करते हैं, दो ध्रुव पर फोकस करते हैं। तो दो ध्रुव का मतलब हो गया दो चीज होंगी, या तो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। तो ये तो दो ध्रुव का मतलब हो गया। हमारा जो टॉपिक है वो विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत में आते ही हम यहाँ पे किस टॉपिक का अध्ययन, किस जो हमारी यूनिट है वो स्थिर विद्युत की यानी आवेशों का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो दो ध्रुव की जगह क्या होंगे, आवेश होंगे। ध्रुव की जगह क्या होंगे, आवेश होंगे। तो इसको हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे कि दो समान परिमाण, दो परिमाण में समान, परिमाण में समान व विपरीत प्रकृति, दो परिमाण में समान विपरीत प्रकृति के आवेशों के आवेश यदि अत्यल्प दूरी पर स्थित हो, तो यदि दो परिमाण में समान विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। परिमाण में तो समान, विपरीत प्रकृति के, परिमाण में समान का मतलब है यदि एक पर माइनस आवेश है तो दूसरे पर क्या होना चाहिए, प्लस। यानी एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, ठीक है। विपरीत प्रकृति हो गई माइनस प्लस। अब परिमाण में समान का क्या मतलब है, यदि एक पर प्लस 5 क्यू और एक पर माइनस 10 क्यू हो तो भाई प्रकृति तो विपरीत हो गई, लेकिन परिमाण क्या है, इसका 5 क्यू और इसका -10 है। तो परिमाण क्या हो गया, समान नहीं हुआ। इसका 5 है परिमाण और इसका 10 है परिमाण, तो ये द्विध्रुव की श्रेणी में नहीं आएगा, विद्युत द्विध्रुव की श्रेणी में नहीं आएगा।
शर्त है कि परिमाण में तो समान होने चाहिए, विपरीत प्रकृति के होने चाहिए और दूरी भी क्या होनी चाहिए, अत्यल्प होनी चाहिए, बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं हो। तो उन आवेशों के समूह को हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव का उदाहरण। इसको थोड़ा हम साफ चित्र बना लेते हैं। ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ठीक है। अब ये माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की अत्यल्प दूरी है, उस दूरी को हम मान लेते हैं कि दूरी कितनी है, r। अब इस दोनों की दूरी के बीच में, दोनों की दूरी के बीच में कहीं ना कहीं कोई बिंदु, केंद्र बिंदु होगा, कहीं ना कोई जो दूरी आएगी वो केंद्र आएगा, मतलब इसका और इसका दोनों का कहीं केंद्र बिंदु आएगा। उस केंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं, केंद्र दूरी या सेंटर ऑफ डाइपोल। इन डाइपोल का क्या बोलेंगे, उसको सेंटर बोलेंगे, उसको बोलेंगे केंद्र। विद्युत द्विध्रुव का केंद्र, विद्युत द्विध्रुव का केंद्र, जो मिड पॉइंट आएगा, जो बीच में आएगा, उसको बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव का केंद्र। इन दोनों आवेशों को जिस रेखा से मिलाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष। दोनों आवेशों को, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव का, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहेंगे। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा कहेंगे, एक्सियल लाइन, अक्ष रेखा कहते हैं। तो ये जो रेखा हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी, अक्ष रेखा हो जाएगी। इस रेखा, ये जो रेखा दोनों मिला रही, और ये जो रेखा मिला रही है, उस रेखा की जो लंबवत लाइन होगी उसको निरक्ष रेखा कहेंगे। तो ये हो जाएगी लंबवत लाइन, केंद्र बिंदु से जो दोनों आवेशों को रेखा मिला रही है, उन मिलाने वाली रेखा के, या जो अक्ष रेखा है, और अक्ष रेखा है और जो विद्युत द्विध्रुव का केंद्र है, उस केंद्र से जो लंबवत लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, निरक्ष रेखा कहेंगे। इंपॉर्टेंट चीज इसलिए कि दोनों डेरिवेशन है, एग्जाम में आ जाता है कि विद्युत द्विध्रुव अक्ष रेखा के लिए निकालिए, या विद्युत द्विध्रुव के जो आघूर्ण है उसकी गणना निरक्ष पर कीजिए, तो कंफ्यूजन आ जाता है अगर हम ध्यान नहीं देंगे कि अक्ष रेखा से पूछा है, निरक्ष रेखा से पूछा है, तो वहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए अभी क्लियर कर लीजिए कि अक्ष रेखा का मतलब होता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, उसको तो बोलते हैं अक्ष रेखा। और केंद्र बिंदु से जो लंबवत रेखा होगी उसको बोलेंगे निरक्ष रेखा। तो विद्युत द्विध्रुव के, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष रेखा की, या विद्युत द्विध्रुव के मूल बिंदु, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु पर अक्ष रेखा के लंबवत, अक्ष रेखा के लंबवत रेखा को निरक्ष रेखा कहते हैं। तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी, निरक्ष रेखा, और ये कौन सी रेखा हो जाएगी, अक्ष रेखा। याद रखना है, डेरिवेशन है दोनों पे, कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बाद में एग्जाम सेंटर से बाहर निकल के बातें करते हैं, यार अक्ष को पूछो और निरक्ष लिख दिया मैंने, तो गलत हो जाएगा वो। तो जो दोनों आवेशों को मिला रही है वो तो अक्ष रेखा, और अक्ष रेखा के लंबवत, लंबवत भी कहां से, केंद्र बिंदु से, कहीं से लंबवत नहीं, केंद्र बिंदु से लंबवत जो होगी उसको बोलेंगे निरक्ष रेखा। तो यहां तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, ये माइनस आवेश हो गया और ये प्लस आवेश हो गया, ठीक है। इस पर माइनस क्यू हो गया और ये हो गया प्लस क्यू। तो विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश, विद्युत द्विध्रुव पर
कुल आवेश हमसे पूछ लिया जाए कि कोई विद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है उस पर कुल आवेश, तो -q + q बराबर 0। कुल आवेश कितना हो गया? 0 गया। अब देखिए यहां पर अगर आपने 2 मिनट तक वीडियो स्किप कर दिया तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप मिस कर दोगे। विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश हो गया 0, तो क्या विद्युत क्षेत्र भी 0 हो जाएगा इसका? किसी ये विद्युत द्विध्रुव का जो कुल आवेश हो गया वो 0 हो गया, तो क्या किसी विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा? भाई आवेश ही नहीं बचा कोई, तो क्या 0 हो जाएगा क्या? तो वो आंसर क्या होगा? गलत होगा। इस माइनस का अपना विद्युत क्षेत्र है, इस प्लस का अपना विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि दोनों के बीच एक निश्चित अत्यल्प दूरी है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र यानी E 0 होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका विद्युत द्विध्रुव का जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ये कतई नहीं है। आगे डेरिवेशन भी देखेंगे हम, x पर अगर x पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, उनकी विशेष स्थितियां भी देखेंगे। तो अभी ये बात गांठ बांध लेना कि कुल आवेश, विद्युत द्विध्रुव का जो कुल आवेश है वो तो क्या होता है? 0 होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र उसका 0 नहीं होता है। एक चीज। दूसरी चीज, विद्युत साधारणतया विद्युत द्विध्रुव की दिशा जो होती है, दिशा हम किधर से लेते हैं? ऋणात्मक आवेश से, निगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर, पॉजिटिव आवेश की ओर। इतना डिटेल में आपको फिजिक्स यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। ये चीजें कहीं पर भी बहुत कम जगह आपको मिलेगी, बहुत कम जगह ये देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो IIT, JEE, नीट के एग्जाम के लिए हमें आनी चाहिए। सिलेबस में भी है, क्वेश्चंस भी है इन पर, लेकिन क्वेश्चंस कोई करता नहीं है, डेरिवेशन रट के चले जाते हैं, बोर्ड में उतारे जाते हैं, नंबर आ जाते हैं 100 में से 50 आ जाते हैं, 60 आ जाते हैं, 70 आ जाते हैं। लेकिन अगर हमारा टारगेट है 56 में से 56, और इस टाइम भी अगर हम हमारा टारगेट 56 में से 56 का नहीं रखेंगे तो फिर तो हमारे पढ़ने पर सवाल उठना चाहिए, क्योंकि अभी 40% सिलेबस तो वैसे ही कम कर दिया गया है। अब हमारे पास 60% सिलेबस बचा है। 60% में भी अगर हम 56 में से 56 नहीं ला सकते तो फिर आने वाले कुछ सालों में आपसे सवाल पूछा जाएगा, भाई क्या हुआ, 40% कम हो गया था। तो साधारणतया जो विद्युत द्विध्रुव की दिशा है वो नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की होगी। उस आवेश उसको कैसे दिखाएंगे? इस तरीके से दिखाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो विद्युत द्विध्रुव पढ़ लिया, विद्युत द्विध्रुव का हमने परिभाषा पढ़ ली, कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं क्या कहीं विद्युत द्विध्रुव विद्यमान होता है या नहीं होता है। भाई हमने थ्योरी पढ़ ली, क्यों पढ़ ली, कैसे पढ़ ली, कहाँ लागू होती है ये, तो लागू कहाँ पर होती है? जैसे केमिस्ट्री में हम बात करते हैं, कुछ जो अणु है या परमाणु है उनकी हम बात करते हैं, तो जैसे HCl होता है, HCl कैसे मिलता है? मिलकर बनता है एक H+ और Cl- मिलकर क्या बनाते हैं? HCl बनाते हैं। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये तो हाइड्रोजन का प्लस हो गया और ये क्लोरीन का माइनस हो गया, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन माइनस। तो इनके अणुओं के बीच में ये जो दूरी होती है R, भाई ये प्लस हो गया हाइड्रोजन का, ये माइनस हो गया किसका? क्लोरीन का। अब इनके बीच में एक अत्यल्प दूरी है, अत्यल्प दूरी भी है, विपरीत प्रकृति के आवेश भी है, समान परिमाण है, +1 -1। तो ये क्या हो जाएगा? एक विद्युत द्विध्रुव का उदाहरण हो जाएगा। ये चीज क्लियर है यहां से? ठीक है। अब हम आगे और देखते हैं।
अगर हम बात करें केवल परमाणु की, ये तो HCl अणु की हमने बात की, यदि हम बात करें किसकी, परमाणु की, परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो भाई यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो क्या ये विद्युत द्विध्रुव नहीं बना सकते। हम एक परमाणु की बात कर रहे हैं, अभी किसकी बात कर रहे हैं, परमाणु की। नाभिक पर प्लस आवेश होता है, बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है उन पर माइनस आवेश होता है, तो एक प्लस हो गया माइनस हो गया, तो ये क्या विद्युत द्विध्रुव नहीं बना सकता परमाणु। तो इसका उत्तर होगा नहीं। एक परमाणु जो अगर वो किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा हुआ है, कोई भी विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो वो है विद्युत द्विध्रुव नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, तो इसमें क्या चीज आएगी कि द्रव्यमान केंद्र किसका, प्लस आवेश का, और द्रव्यमान केंद्र किसका, माइनस आवेश का, वो एक ही जगह होते हैं, एक जगह होते हैं। द्रव्यमान जो केंद्र जो होगा प्लस आवेश का और द्रव्यमान केंद्र होगा माइनस आवेश का, वो एक जगह होते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, संपाती। एक जगह हो गए तो उनके बीच की दूरी रहेगी नहीं, कुल वो क्या हो जाएगा, फिर उदासीन हो जाएगा। तो परमाणु जो होता है अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा हुआ है तो वो विद्युत द्विध्रुव नहीं दिखाता है। चीज क्लियर है भाई। क्वेश्चन आ जाए दिमाग में कि इलेक्ट्रॉन है, नाभिक पर प्लस आवेश है, तो ये परमाणु नहीं, परमाणु क्या विद्युत द्विध्रुव नहीं बताएगा, तो नहीं बताएगा, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र प्लस आवेश का, द्रव्यमान केंद्र माइनस आवेश का एक जगह ही होता है। अब जैसे हम बात करें CO2 की, हम बात करते हैं CO2। इसकी संरचना कैसी होती है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर माइनस होता है, ऑक्सीजन पर माइनस होता है, कार्बन पर प्लस होता है। तो क्या ये विद्युत द्विध्रुव बताएगा कि नहीं बनेगा। ये भाई माइनस प्लस, तो क्या विद्युत द्विध्रुव बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये विद्युत द्विध्रुव नहीं बनेगा, या ये विद्युत द्विध्रुव का उदाहरण नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, ये माइनस है और ये भी माइनस है, इन दोनों का जो केंद्र आएगा, द्रव्यमान केंद्र आएगा, वो कहां पर आएगा, बीच में आएगा। तो प्लस और माइनस एक ही जगह आ गया, प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो ये जो है वो विद्युत द्विध्रुव का गुण नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र किसका, पॉजिटिव आवेश का, वह द्रव्यमान केंद्र किसका, नेगेटिव आवेश का, वो संपाती होते हैं। तो संपाती होते हैं, इस कारण वो उदासीन हो जाएंगे, तो वो विद्युत द्विध्रुव के गुण नहीं बताएंगे। एक और उदाहरण हम समझते हैं, इतना डिटेल में और इतना क्लियरली आपको बहुत कम जगह मिलेगा। जैसे BF3 होता है, BF3 तो बोरोन हो गया, और इनकी संरचना इस प्रकार होती है कि हर जगह कोण कितना होता है, 120 डिग्री होता है। इसके बीच में कोण भी 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ऐसे कोण होता है। यहां पर माइनस होता है, यहां पर माइनस होता है, फ्लोरीन पर माइनस होता है, बोरोन पर प्लस होता है। तो ये क्या विद्युत द्विध्रुव का गुण बताएगा या विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। देखते हैं, ये माइनस और ये माइनस है, इन दोनों माइनस का केंद्र कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। ये माइनस और माइनस का केंद्र कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। अब ये माइनस है और ये माइनस है, इसका केंद्र कहां पर आएगा, बीच में आएगा। तो यहां पर प्लस और माइनस का केंद्र क्या गया, एक ही जगह गया। जो धनात्मक धनावेश है उसका केंद्र और ऋणावेश है उसका केंद्र, वो एक ही जगह गया। तो ये भी विद्युत द्विध्रुव का गुण नहीं बताएगा। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि हर कोई अणु जो है वो विद्युत द्विध्रुव के गुण बताएंगे। द्रव्यमान केंद्र का भी यहाँ पर रोल रहेगा कि द्रव्यमान केंद्र प्लस आवेश का और द्रव्यमान केंद्र माइनस आवेश का जो है वो एक जगह होगा, तो गुण नहीं बताएगा। और उदाहरण देखते हैं अभी, जैसे
H2O है, H2O, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इन्होंने बॉन्ड बना रखा है, हाइड्रोजन पर प्लस होता है, ऑक्सीजन पर माइनस होता है और हाइड्रोजन पर प्लस होता है। तो इन दोनों का प्लस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो उनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, दोनों के बीच में एक अत्यल्प दूरी भी है, तो ये विद्युत द्विध्रुव का गुण प्रदर्शित करेगा। दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर, तो दिशा किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। ठीक है, तो ये उदाहरण थे कुछ जो अभी हमने देखे, जैसे NaCl, HCl, H2O, ये विद्युत द्विध्रुव के गुण बताते हैं। ऐसे भी हमने देखे जो गुण नहीं बताते हैं। तो इस आधार पर हमने अणुओं को दो भागों में बांट रखा है। एक तो ध्रुवीय अणु, अणुओं को जो है वो दो भागों में बांट रखा है। ध्रुवीय अणु जिनको हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स, और एक अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु जिनको हम बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ध्रुवीय अणु की बात करें तो यहाँ पर ध्रुव बनेंगे, तो इसको किस तरीके से परिभाषित करेंगे कि द्रव्यमान केंद्र पॉजिटिव आवेश का व द्रव्यमान केंद्र नेगेटिव आवेश का वो संपाती नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु द्रव्यमान केंद्र पॉजिटिव व द्रव्यमान केंद्र नेगेटिव आवेश का संपाती होंगे। एक जगह आएंगे तो वो उदासीन कर जाएंगे और उदासीन हो जाएंगे, तो वो नॉन पोलर या अध्रुवीय अणु होंगे। ये अभी काम नहीं आएगा, ये जब हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, तीसरा या दूसरा या पांचवा चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो वहां पर आएगा ध्रुवीय पदार्थ और अध्रुवीय पदार्थ कौन से होते हैं। तो ध्रुवीय पदार्थ में यह डेफिनेशन लिखी जाएगी, लेकिन थोड़ा वहां पे अलग हो जाएगा। तो वहां पर यह मान के चलना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव संपाती नहीं होंगे, तो वो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हो जाएंगे। और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या हो जाएंगे, जहां पर द्रव्यमान के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश के संपाती होंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेना ढंग से, नोट्स बना लेना। कोई चीज नहीं समझ में आए तो कमेंट कर लेना, आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे कहते हैं, वो अब हम पढ़ेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।